चक्कर क्या है, आपको ये समझना चाहिए या हमारे दर्शक को ये समझना चाहिए कि ये झगड़े होते क्यों हैं। ये सिर्फ आजकल क्या है कि ईगो इतना ज़्यादा हाई हो गया हर बंदे का कि कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। की बात अगर घर की बात करें तो घर में डिसीजन कौन लेता है, जज या फिर वकील? फेसबुक में कमेंट के लोग लेके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया कि वाई ही इज़ राइटिंग यू ऑलवेज वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटीफुल, वाई ही इज़ पुटिंग अ हार्ट ऑन योर। यह है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों इक्वल है, कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं है। क्योंकि अगर महिलाएं सोचती हैं कि हम मेल को अगर सप्रेस करके आगे बढ़ जाएं तो ये गलत है, क्योंकि वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी के पिता है। वकालत कैसे करनी चाहिए? जब आप वकील बन गए, लॉ स्कूल से पास आउट हो गए, डिग्री हासिल कर ली, उस प्रोफेशन में आ गए जिस प्रोफेशन में सब लोग एक ही साथ हैं, उस लेवल से एक्सीड करने के लिए, सुप्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक नॉलेज की जरूरत होती है। वो नॉलेज आपको आम लोगों से नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो लोग इस प्रोफेशन में अपना नाम कमा चुके हैं। ये वीडियो उन बच्चों को बहुत पसंद आएगी, उन स्टूडेंट्स को जरूर पसंद आएगी जो लोग वकालत की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, एक बड़ा वकील बनना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से परिस्थितियों के विपरीत जाके कठिनाइयों का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकीलों की श्रेणी में अपना नाम कमाया। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट ऋचा पांडे से। ऋचा जी, वेलकम टू अवर शो ग्राउंड टॉकीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू मिलके। तो वकालत की दुनिया में कैसे कदम रखा? कोई बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर बचपन से ही आपको क्रेज़ था कि मुझे वकालत में जाना है? नहीं, ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था मुझको। और आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ माय फैमिली। मेरे फादर IAS ऑफिसर थे, मेरे फादर इन लॉ PCS ऑफिसर थे, मेरे हस्बैंड जज हैं, तो कोई भी हमारे यहाँ से लॉयर नहीं था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अच्छा, तो जैसे आपने लॉ के बारे में सोचा तो इंसिडेंट क्या हुआ जो आपने सोचा कि मुझे लॉ के बारे में ही पढ़ाई करनी है, लॉ की पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है? एक्चुअली हमारे हस्बैंड जब आफ्टर मैरिज वो जज हो गए और मेरी फ्रेंड जो हम लोग साथ में थे, हमारी बेस्ट फ्रेंड, कुछ समय के बाद वो भी जज बन गई। तो मुझको लगा कि हमको भी करना चाहिए और हमने लॉ किया। फिर हमको लगा कि नहीं, एक फैमिली में एक ही जज बहुत होता है, इसलिए हमने फिर वकालत के लिए सोचा। अच्छा, आपके अकॉर्डिंगली एडवोकेसी क्या आर्ट है या साइंस? एडवोकेसी ना तो आर्ट है ना तो साइंस है। एडवोकेसी एक्चुअली में क्या है कि अच्छे समाज को रन करने के लिए एक नियम बना दिए गए, कानून बना दिए गए कि यहाँ पे आपका अधिकार है और इसके बाद आपका अधिकार ख़त्म होता है और इसका अधिकार शुरू होता है। तो ये तो हो गया कानून, ये नियम हो गए। उस नियम को बताने और फॉलो कराने की जो मदद करते हैं वो कहलाते हैं एडवोकेट। तो एडवोकेसी ना तो ये आर्ट है और ना ही ये जो है साइंस है। कोई साइंस नहीं है कि साइंस जैसे न्यूटन ने कहा कि साहब सेब गिरा और ये ग्रेविटी हो गई ना। ये कानून कहता है कि यहाँ आपका राइट ख़त्म होता है और यहाँ पे आप इंक्रोच करेंगे तो आप कानूनी तौर पे गुनहगार होंगे। उसी चीज़ को हम बताते हैं, एडवोकेट उसी में हेल्प करते हैं उसको न्याय पाने के लिए, और किसी दूसरे का राइट इंक्रोच ना हो उसके लिए जो मदद करते हैं वो एडवोकेट होते हैं। अच्छा, तो जैसे हमें पता चला कि आपके हस्बैंड मिस्टर पांडे जज हैं, तो कभी ऐसे हुआ कि उनकी कोर्ट में केस लग गया हो और आपने ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड की जगह ऑब्जेक्शन माय हस्बैंड बोल दिया हो? नहीं, अकॉर्डिंग टू एथिक्स हम उनकी कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं, कभी हम अपीयर ही नहीं हो सकते हैं। और हम
कोशिश करते हैं कि हम उनके जो ब्रदर ऑफिसर्स हैं जिस कोर्ट में वो हैं वहाँ पे ना जाएं, टू मेंटेन दैट कि हमारा जो हमें न्याय मिल रहा है उस पर एक ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट हम बिल्कुल उनकी कोर्ट में कभी नहीं जाते हैं और ना हम जाना चाहते हैं उनकी कोर्ट में। अच्छा, ये तो रही कोर्ट की बात। अगर घर की बात करें तो घर में डिसीजन कौन लेता है, जज या फिर वकील? वकीलों का काम तो हमेशा से होता है प्ली करना, लास्ट डिसीजन तो जज साहब का ही होता है, डिसाइड तो उनको ही करना होता है। तो घर में भी जज साहब ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं मतलब? हाँ, होम मिनिस्ट्री पूरी ट्राई करती है, अपनी प्ली देते रहते हैं कि साहब इसको सुन लो, बाकी मर्जी साहब माय लॉर्ड की। अच्छा मैम, शादी के बाद अक्सर लोगों को लगता है, खासकर लड़कियों को, कि शादी हो गई तो करियर ख़त्म और बस घर गृहस्थी में लग जाते हैं और करियर का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मगर आपने समय के विपरीत जाके इतनी कठिनाइयों से, संघर्ष से सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बने, अपना नाम कमाया, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स के, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। माई फादर वॉज एन IAS ऑफिसर, मैंने आपको भी बताया जैसे। तो एक हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा नाम करे। कहीं ना कहीं हमारा भी सपना था कि हम अपने पेरेंट्स का नाम करें, कुछ ऐसा करें कि वो प्राउड फील करें कि ये हमारी बेटी है। उनको बेटा नहीं था तो उनको ये ना लगे। कोइंसिडेंटली मेरे फादर ये चीज़ नहीं देख पाए क्योंकि उसके बाद मैंने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट किया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो जहाँ भी हैं वो देख के रहे होंगे कि मैंने आज उनका नाम कर दिया है इतना, और नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ग्राउंड पे ही मैंने नाम किया है उनका, दोनों ही ढंग से। और ऐसा नहीं है, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, आपको अगर आपके हस्बैंड से सपोर्ट मिल रहा है, तो स्काई इज़ नॉट द लिमिट फॉर द फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स कुछ भी करने में सक्षम है। और नेचर की, प्रकृति की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है एक फ़ीमेल। तो अगर वो मन में ठान ले कि हमको ये करना है तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं यही मेरा भी था कि मुझे अपने माँ बाप का नाम करना था। और माँ बाप, अब तो ये इस पोजीशन थी कि हस्बैंड का भी नाम करना था, बच्चों के लिए भी एक आइडल स्थापित करना था कि हमारी मदर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। पहले तो खाली पेरेंट्स की लाइबिलिटी होती है कुंवारी लड़कियों में, बट आफ्टर मैरिज ये होता है कि इन लॉज की भी होती है कि भाई हमारी बहू अच्छा कर रही हैं, वाइफ अच्छा कर रही है, हस्बैंड भी प्राउड फील करें। और मेरे साथ तो ये कि अब मेरे बच्चे भी मेरे लिए प्राउड फील करें कि माय मदर इज़ डूइंग दैट। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस टाइम अपने को प्रूव करने के लिए, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट फॉर दैट। और मिस्टर पांडे जैसे शादी के बाद जज बन गए और आप शादी के बाद लॉयर, तो इस सफलता के पीछे कारण शादी तो नहीं? नहीं, ये एक इत्तेफाक है, एक इत्तेफाक है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम दे रहे थे मुंसिफ मजिस्ट्रेट का तो मुझको नहीं मालूम था। मैंने सिर्फ 12th पास आउट किया था और ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हुआ था जब शादी हुई थी। ये फिर सफलता ये था कि हाँ, नो डाउट हम चाहते थे कि हमारे फादर के इकलौते दामाद, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के इकलौते दामाद हैं, वो भी अधिकारी हों, तो आज हमारे हस्बैंड जज हैं। और ये एक कहीं ना कहीं इच्छा उनकी भी थी, हमारी भी थी। एक डिस्परेटली मेरी इच्छा थी कि नहीं, मेरे फादर इस चीज़ को प्राउड फील करें। तो नेशनल ताइक्वांडो कमेटी के लीगल हेड भी हैं, तो आपने कभी सोचा है कि मैं अब चैंपियनशिप भी ले लूं और एक ब्लैक बेल्ट भी होल्ड कर लूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, उनको लीगल हेड होने के नाते जो है, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी मैं कि जो फीमेल्स हैं उनको बिल्कुल आना चाहिए, ताइक्वांडो आना चाहिए, जूडो आना चाहिए फॉर देयर सिक्योरिटी, और बढ़ के सामने आना चाहिए लड़कियों को इसके लिए बिल्कुल। और उनको खाली एक ऐसा प्रोफेशन, ऐसा गेम नहीं लेना चाहिए उनको। वो उनकी सिक्योरिटी में भी बहुत मदद करेंगे। वो कहीं अकेले जा रही तो वो डर नहीं फील करते हैं। हम जब नेशनल ताइक्वांडो कमेटी के जो है वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद डर नहीं फील करते, तो जो ब्लैक बेल्ट होल्डर्स होंगी, जो लड़कियां सीख रही होंगी, तो बिल्कुल ही डर नहीं फील करेंगी। वैसे तो मैम आपको डरने की जरूरत भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारा मानना ये है कि यू डोंट फॉलो द लॉ, यू हैव टू फॉलो द लॉयर। अब आप डिसाइड कर लो कि लॉ फॉलो करना है कि लॉयर को फॉलो करना है। तो आपने कभी सोचा है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे कहीं रिटायरमेंट लेनी है, या थोड़ा टाइम बाद कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचे कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? वकालत एक ऐसा पेशा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का, और ये प्रोफेशन ही जो है आफ्टर रिटायरमेंट वालों का है। कई बार मेरे साथ भी हुआ कि बहुत सारे केसेस सिर्फ इस बात पे चले गए थे स्टार्टिंग में, अरे ये तो बच्चे हैं कैसे कर लेंगे, सिर्फ इसलिए वो चले गए मेरे पास से। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, बाल सफेद होंगे, थोड़े बुढ़े बुढ़े से ज्यादा दिखेंगे, तो वैसे वैसे केसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों को विश्वास कि वकील साहब को कुछ आता है, इनके एज है तो इनको पक्का एक्सपीरियंस होगा,
ये ऐसा प्रोफेशन है हमारा। और हमारे देश में खासकर देखा जाए तो एक डॉक्टर और एक वकील आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मतलब हर एक व्यक्ति में ऑलरेडी है, तो बस आपको अपनी प्रॉब्लम बताने की देरी है और डॉक्टर और वकील दोनों हाजिर हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप अपनी बीमारी बताइए, 100 तरह की आपको दवाइयां बता देंगे। आप अपनी समस्या बताइए, आपको 1000 तरह के कानून बता देंगे। और सबसे बड़ी चीज तो आजकल तो गूगल है, लोग तुरंत कानून गूगल में ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वकील और डॉक्टर दोनों की जरूरत पड़ती है और हमेशा पड़ती है। ये बात फैक्ट है कि आपको उससे बच के रहना चाहिए। हमेशा ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि काले कोट सफेद कोट से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि बहुत ही टफ हो जाता है उस चीज से बाहर निकलना। और कोई कहते हैं बहुत इजी है, या ये कहना चाहिए कि लड्डू है खा लेंगे हम गप से, ऐसा नहीं है। आपने एक बार डॉक्टर के चक्कर लगाने शुरू किए तो पता नहीं किसके बाद क्या निकलता चला जाएगा। वैसे ही कानून है कि अगर एक बार कोई इंडल्ज हो गया तो उसको निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और हमारे से कोई अच्छा वकील मिल गया तो तुरंत ही निकाल देगा। और ये कहते हैं कि लाइक कोर्ट कचहरी के चक्कर में आज तक किसी का भला नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वकीलों का भला होता है। पूरे आज आप देखिए कि क्वींस काउंसिल में जो है हमारे हिंदुस्तान के ही वकील हरीश साल्वे बैठे हैं, वो भी तो वकील ही हैं। वकीलों का तो भला हो ही रहा है और लोगों का भी भला होता है। एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है। जब कोई भी झगड़ा या कोई लड़ाई या किसी प्रकार का विवाद अगर बाहर नहीं सुलझ पाता तो आज भी लोग यही कहते हैं ना कि चलो कोर्ट में देखेंगे। तो कोर्ट पे, न्यायपालिका पे विश्वास तो आज भी बरकरार है और जजों ने बरकरार कर रखा है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो रहता ही है। बिल्कुल। और जजों ने बहुत मतलब एक मजबूत स्तंभ है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री की, और उन्होंने उस चीज को बरकरार रखा हुआ है। और कानून और न्याय आपके अच्छे समाज को रन करने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आपको हर प्रकार से न्याय मिलता है, हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। अभी जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आप इंटरनेशनल केसेस भी करते हैं। तो इंटरनेशनल केसेस और इंडिया के केसेस में आपको कुछ डिफरेंस या सिमिलैरिटीज लगी? देखिए, अगर हम केस की बात करते हैं, अगर जैसे आपको पता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती हूँ, शीरोज यूनाइटेड को, यहाँ पे ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या कि अगर हम इमोशंस और फीलिंग्स और बहुत सारी चीजों की बात करें तो सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एक फीमेल इंडिया में सोच सकती है वही सेम फीलिंग अमेरिका की फीमेल के अंदर भी है। ब्यूटी मेकअप करना, सुंदर दिखना, बैक बिचिंग करना, लड़कियों की ऐसी आदत की खुसर खुसर करना, वो कम अच्छी लग रही है करना, और ईव टीजिंग को बुरा मानना। जो फील हम कर रहे हैं सेम वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंशिएशन है हमारे, हमें उनके कानून में हमारे। तो हम उसको इस ढंग से कह सकते हैं कि अंतर होने के बावजूद भी मुझको, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, मैं उस मैटर को, इसको लेती हूँ, समझती हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और जो वहां के लॉयर्स जो रजिस्टर्ड है वहां पे, सपोज यूके में है या यूएस में है या कनाडा में है, फिर मैं उनको उस मैटर को ब्रीफ करती हूँ अपने जो क्लाइंट है उसके बिहाफ में, और हम उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पे उस हिसाब से कोर्ट में केस चलता है। अच्छा, जैसे आपने मेकअप की बात करी, अगर मेकअप की बात करें तो क्या आज की डेट में भी आप कोर्ट में मेकअप वगैरह करके जाते हैं या फिर वकालत ने आपसे ये हक छीन लिया? राहुल जी, मैं कहना चाहूंगी कि महिला और मेकअप तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप उनको कैसे अलग कर सकते हैं, ये बताइए। और हर एक का राइट भी है सुंदर दिखना, और महिलाएं तो खूबसूरत होती हैं, और थोड़ा सा उसमें मेकअप एनहेंस कर देता है तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेकअप कहीं से कहीं से भी नहीं छूटा, एड ऑन हुआ है। बस ये है कि तरीके अलग होते हैं, कहीं ज्यादा लगा के पार्टी में पहुंच जाते हैं, कोर्ट में थोड़ा हल्का लगा लेते हैं, बस। नहीं तो बिना मेकअप तो महिलाएं अधूरी हैं, आप ये तो जान ही रहे हैं। ये बात तो है। अगर हम इंटरनेशनल की बात करें जाए, जैसे इंटरनेशनल लॉज की अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरनेशनल में जो लॉ है, ऑल कंट्रीज में जो लॉ है, इंडिया में जो लॉज है, आपको लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ लाना चाहिए, ऐसा कोई चीज जो आपको लगता है कि फॉरेन में ज्यादा अच्छी? नहीं, ऐसा है कि इंडिया के जो लॉ है वो यूके की लेगेसी को फॉलो करता है ऑलरेडी, और इंडिया में बहुत अच्छा लॉ है, इसमें कहीं कोई भी लैकुना नहीं है। हम कहते इंडिया में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अदर कंट्रीज में नहीं है। इंडिया में आप ये देख लीजिए, फीमेल्स को जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अदर कंट्रीज में नहीं है। हमारे कितने, प्रतिभा पाटिल कितने साल पहले जो है हमारी राष्ट्रपति हुई थी, और यूएस में तो अब जाके जो है वो भी वाइस प्रेसिडेंट बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे हैं लॉ में, हम कहीं से भी कहीं कमजोर नहीं है, और हमारा कानून कहीं कमजोर नहीं है, हमारा संविधान कहीं से भी कहीं कमजोर नहीं है। सारे देशों से, आयरलैंड से उन्होंने उठाया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और बहुत सारे देशों के यूके को तो फॉलो कर ही रहे हैं लीगेसी।
तो हम कहीं भी नहीं कह सकते। उल्टा हमें ये कहना चाहिए कि किसी को सीखना हो तो हमसे सीखे, वी आर द बेस्ट। अगर लॉज की बात करें वो तो चलो आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, मगर तारीख पे तारीख, ये तो मतलब जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इसके बारे में कोई आप सॉल्यूशन बताइए। इसके लिए देखिए कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रखी हैं और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप तब तक गिल्टी नहीं है जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता है। ह्यूमन राइट कहता है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा इस चीज को प्रूव करने के लिए कि आप इनोसेंट हैं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इस चीज को हमारा हिंदुस्तान का कानून मानता है। सिर्फ जो है नारकोटिक्स के उसमें छोड़ दीजिए, उसमें तो ये माना जाता है कि यू आर गिल्टी, प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमारे कानून का जो बेस है, सोल है, वो ये माना जाता है कि यू आर इनोसेंट अनलेस अंटिल यू हैव बीन प्रूवन एज अ गिल्टी। तो मौका दिया जाता है और कानून से किसी को उसका अधिकार छीनने का राइट नहीं होता है कि जो है साबित ये क्रिमिनल अप्रूव हो गया है तो उसका राइट हम छीन लेंगे, ऐसा नहीं। ह्यूमन राइट कहता है कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको वकील दिया जाएगा। अगर आप गरीब हैं, आप अपनी बात को वहां पे कानूनी तौर पे रखवा सकते हैं, आप खुद इन पर्सन उसमें अपियर हो सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे वकील साहब नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आप इन पर्सन उसमें अपियर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके आप बताएं कि आप इन पर्सन क्यों अपियर हो रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप वकील उसके लिए पैसे नहीं है तो आपको गवर्नमेंट वकील देगी। और तारीख सिर्फ इसलिए मिलती है कि उसमें आप अपनी बात अच्छे से रख सके। और हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हैं, और केसेस भी बहुत ज्यादा है। तो एक जज के पास, एक कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन होता है। मैं इसमें कहीं से भी कहीं बिल्कुल गलत नहीं मानती कि कोर्ट काम नहीं कर रही, कि पुलिस काम नहीं, सब काम कर रहे हैं, सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तभी आप देखिए आज न्याय हो रहा है और लोगों का विश्वास आज भी बरकरार है न्यायपालिका पे। वैसे तो मैम हमने बहुत केसेस सुने हैं अपने, जैसे हमने पीछे एक इंटरव्यू किया था एसीपी मैम का, उन्होंने एक केस बताया था कि चिप्स के पैकेट के पीछे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी, तलाक तक नौबत पहुंच गई। तो आपके जहन में आपने कभी कोई ऐसा केस सुना हो? देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में चिप्स के पैकेट पे तो नहीं आता है केस, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने सुना है, मेरे कोलीग्स हैं वो बता रहे थे कि आज जो लॉकडाउन के पीरियड में जो ऑनलाइन लूडो वूडो खेलते हैं उसके वजह से हस्बैंड वाइफ में लड़ाई भी हो गई, मार पिटाई तक हो गई और केस मामला डिवोर्स तक पहुंच गया। कई बार मैंने सुना है कि फेसबुक में कमेंट के लोग लेके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया कि वाई ही इज़ राइटिंग यू ऑलवेज वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटीफुल, वाई ही इज़ पुटिंग अ हार्ट ऑन योर पिक्चर्स। ऐसी चीज़ें बहुत सामने आती हैं, छोटी पिटी पिटी थिंग्स है। चक्कर क्या है, आपको ये समझना चाहिए या हमारे दर्शक को ये समझना चाहिए कि ये झगड़े होते क्यों हैं। ये सिर्फ आजकल क्या है कि ईगो इतना ज़्यादा हाई हो गया हर बंदे का कि कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं हो पा रहा है। और कोई भी इसमें इशू नहीं है, ना हार्ट इशू है, ना लूडो इशू है, ना चिप्स इशू है। अब ये मान के चलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं क्यों तुमसे दबूं। इसी चीज़ की वजह से ये छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, पड़ोसी में आ रहे हैं कि वो मेरे सामने कुत्ता टहलाने निकल जाते हैं, उस पर झगड़े हो रहे हैं। सोसाइटीज़ में आप तो देख ही रहे हैं, एनसीआर में तो ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तुरंत पुलिस को फ़ोन डायल कर दो कि अरे वो रोज़ हमारे घर के सामने कुत्ते को टहलाने ले जाते हैं, कुत्ता बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अपनी ईगोज़ को अगर आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके देखें तो पहले भी दुनिया बहुत खूबसूरत थी और आगे भी दुनिया खूबसूरत होगी। आपकी भी दुनिया बहुत खूबसूरत है। बस ये है कि प्रेम से करिए, अपना के रखिए। झगड़े और ईगो से कुछ भी हासिल नहीं होता है। झगड़े और ईगो से बस वकीलों का भला होता है, हम जैसे वकीलों का। मतलब कुल मिला के ईगो जो है वो सर्वनाश के लिए बनी हुई है जी। ईगो आपके वाइफ से नहीं बनने देगी, आपके हस्बैंड से नहीं बनने देगी, आपके फ्रेंड से नहीं बनने देगी, आपके नेबर से नहीं बनने देगी। आपको आप अकेले चीखे करोगे क्या? अगर आपके अपने आपके सराउंडिंग में नहीं होंगे तो आप अकेले रह के जिंदा रह के करोगे क्या? ये बताओ। कहीं ना कहीं अपने ईगो को नॉर्मलाइज करो और सामने वाले को भी अहमियत दो। फिर देखो क्या खूबसूरत दुनिया है, क्या खूबसूरत लोग हैं, क्या खूबसूरत साथ बीतता है ज़िंदगी का, पता ही नहीं चलता लाइफ कैसे निकल गई। अच्छा मैम, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल भी लगभग अब तक हमने 90% लाइक गर्ल्स का इंटरव्यू लिया है, फीमेल का इंटरव्यू लिया है। एंड जब मैंने अब तक समझा है कि लीडरशिप में बहुत ज़्यादा गर्ल्स आगे हैं, बस उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो कुछ ऐसी लड़कियाँ जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें या सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? फेमिन एम्पावरमेंट को ज़रूर मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं इक्वालिटी को सपोर्ट करती हूँ।
मेरा मानना यह है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों इक्वल है, कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं है। क्योंकि अगर महिलाएं सोचती हैं कि हम मेल को अगर सप्रेस करके आगे बढ़ जाएं तो ये गलत है, क्योंकि वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी के पिता हैं। ऐसा नहीं है कि खाली महिलाएं आगे बढ़ गई तो समाज चल जाएगा, या खाली पुरुष वर्ग आगे बढ़ गया तो समाज चल जाएगा। दोनों को इक्वल चलना चाहिए। और जो लड़कियां कहती हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप मौके की तलाश कीजिए, अगर आप में चाह है तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा और आप कर सकते हैं। जब मेरी जैसी एक बहुत ही साधारण लड़की और शादी के आज 25 साल बाद अपना मैंने एक मुकाम बनाया है, अपने 2 बच्चों को लेते हुए, अपने ससुराल के साथ, अपने पति के साथ, तो मेरा मानना यह है कि आप भी बना सकते हैं। बस आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। फील्ड कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो है वकील ही बने, या आप पुलिस वाले ही बने, या डॉक्टर ही बने। आप जिस फील्ड में जाना चाहें, आप ब्यूटिशियन बनना चाहें तो आप शहनाज हुसैन बन सकती हैं एक दिन। आप जो है आर्टिस्ट बनना चाहें तो आप लता मंगेशकर बन सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि। और अगर आप कुकिंग अच्छा करती हैं तो आप तरला दलाल से भी ऊपर हो सकती हैं। सारी महिलाएं ही तो हैं, और सभी अपने घर पे रह के कर रही थी। आज सबने नाम और मुकाम हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि हमें मौका नहीं। लगन रखिए थोड़ा सा अपना। हाँ, स्ट्रगल सबके साथ है, मेरे साथ भी स्ट्रगल था। मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं था कि हर चीज़ मुझे थाली में परोस के मिल गई। स्ट्रगल मेरे साथ भी था, लेकिन मैंने अपना एक सपना हमेशा आंखों में रखा, हमेशा दिमाग में रखा। लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या थी? मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी थी, मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थी। वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आप करेंगे वो आपके बच्चे सीखेंगे। अगर आपने सिर्फ कैरियर देखा, बच्चे आपको भूल जाएंगे, वो अपना कैरियर देखेंगे जब उनका टाइम आएगा। और अगर आप बच्चों को पहले देखेंगे, अपने घर वालों को पहले देखेंगे, माँ बाप को पहले देखेंगे, तो यही आपका सहयोग करेंगे आपके सपने पूरे करने में। और ये तो मानता है मेरा कि भाई महिलाओं के तो हौसले इतने बुलंद होते हैं कि अगर देखना हो हमारी उड़ान को तो आसमां को थोड़ा और ऊँचा कर दो। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वैसे तो हम अपने इंटरव्यू में ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही नामकरण कर देते हैं, मगर हम सोच रहे थे पहले आपसे इंटरव्यू कर लें। और अब मेरे को जो आपसे जानकारी मिली, आपसे जो बात करके जितना मुझे एक्सपीरियंस लगा, ऐसे लग रहा है कि मैंने भी इतनी जर्नी कवर कर ली है अपनी लाइफ की। तो अब से मेरे को लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम एक नाम देते हैं, वो है ब्यूटी विद ब्रेन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑनर्ड विद फॉर दिस। इस इंटरव्यू के बाद आपको हर कोई ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से जानेगा। थैंक यू सो मच मैम। एट लास्ट एंड करने से पहले हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को कहूँगी कि बहुत ही मोटिवेशनल इसमें स्पीकर्स आते हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। NCR मिरर्स और ये जो है ग्राउंड टॉकीज़ जो है, तो प्लीज़ मेरे को जो भी सुन रहे हो, जो देख रहे हो, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड प्लीज़ डू प्रमोट दिस चैनल एज दे आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच मैम। हमें उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू देख के लड़कियाँ और हमारे समाज के लोगों की थोड़ी सोच ज़रूर बदलेगी। थैंक यू सो मच।